लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 उसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मैंने पहले भी कहा था, जब अगर एक रेशनल है उसके साथ आपने डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करवाया एक इरेशनल रेशनल और इरेशनल का, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। वो इरेशनल हो जाता है। जैसे कि ये पहला वाला देखिए, भले ही ये रेशनल है, टू एक रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 5, ये रूट 5 जो हम बात करते हैं ये इरेशनल है। तो ये जो ओवरऑल आंसर आएगा ये पहले का, वो कैसा आएगा, इरेशनल। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इरेशनल आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा देखिए, यहां पे ये वाला 3 + √23, यहाँ पे लिखा है 3 + √23 माइनस √20। कई लोगों को क्या लगेगा ये √23 कट कट नहीं हो, वैसे देखे देखो, पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा हमें, पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज डायरेक्ट कभी नहीं करने की। 3 + √23, ये हमने ब्रैकेट खोला, ओपन किया, अब देखो √23, तो ये हमने कट कर दिया, ये हमारा कट हो गया डायरेक्ट। अब ये क्या बचा, अकेला 3 बचा, यहाँ पे आंसर आएगा अकेला 3। अब 3 तो एक रेशनल नंबर है, 3 तो हमको पता है एक रेशनल नंबर है एक तरीके से, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये वाले को रेशनल नंबर। ये मैं कट कर देता हूं, इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। इसमें तो डायरेक्ट कट हो जाता है, देखो √7 दोनों कट हो जाता है। देखो यहाँ पे √7 गॉट कैंसल्ड, तो ये तो आ गया 2/7। 2/7 यानी क्या है, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि P/Q फॉर्म हम बता सकते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब ये वाला 1/√2, अब √2 आया ये वाला, तो ऑब्वियसली एक ई रेशनल उसके साथ आ चुका है, एक ई रेशनल आ चुका है, और उस तरीके से आया कि यहाँ पे कोई कट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर, इसको रेशनलाइज करोगे तो भी ऊपर तो एक ई रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सो ये ई रेशनल नंबर 2 पाई। अब देखो ये पाई जो है ना, आपको बोले पाई आपको बताया गया, लेकिन ये पाई ई रेशनल होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 इसके साथ, तो वो भी इरेशनल ही बन जाएगा। तो ये हो गया इरेशनल। तो देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 इरेशनल है, और ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 रेशनल है और ये जो 3 है बाकी के 3 वो इरेशनल नंबर है। सो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट आप लोगों का होगा नहीं, कंप्लीटली पता चल गया ये वाले में तो अच्छे से। ठीक है, सो अब हम लोग आगे करते हैं। ये देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये बहुत हेलो, यस, ये बहुत यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 + √3, यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 3 + √3, और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। वैसे तो यहाँ पे कोई वैसी आइडेंटिटी नहीं बनती, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल यहाँ से देखो, इसे हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इसके साथ, और इसे हम लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में इसके साथ, फिर उसके बाद इसे हम लेके आएंगे इसके साथ, एंड देन इधर ये वाले, ऐसे 4 मल्टीप्लाई हमको करने पड़ेंगे। वैसे 4 हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पहले मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 × 2, 3 × 2 प्लस 3 × √2 प्लस 2 × √3, और फाइनली √2 इंटू, मैं मल्टीप्लाई ऐसे शॉर्ट में कर देता हूँ, √2 × √3। ये मैंने प्रोडक्ट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 2 हमको पता है 6, 3 2 6, प्लस ये हो जाएगा 3 √2, बाद में हो जाएगा 2 √3 ये वाला। अब देखिए ये √2 × √3, वैसे अगर ये √2 और √2 होता तो +2 हो जाता, या तो फिर √3 और √3 होता तो 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही अलग अलग है, तो सिंपली इनका मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 6, और ये अंडर रूट में है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना √6, √6 लास्ट। तो ये अब देखो दूसरा, यहाँ पे तो कोई लाइक टर्म तो है ही नहीं ना, लाइक टर्म यानी कि ये √2 वाला तो दूसरा कोई तो है नहीं, √3 वाला भी कोई नहीं है, और √6 वाला भी कोई नहीं है, और ऐसा कोई परफेक्ट नंबर भी नहीं है
तो बस ये फाइनल आंसर, इसके आगे आप आंसर नहीं आएगा, ये आपका फाइनल आंसर। गॉट इट? तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो सेकंड वाला है, यहां पे इसे कर लेते हैं। 3 + √3, 3 + √3 और दूसरा है 3 - √3। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये a+b है और ये a-b है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। ये वाला देखो a+b, ये आइडेंटिटी, पहले में आइडेंटिटी नहीं था a-b। तो ये इसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होता है, a² - b²। तो हमारे लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a क्या है, 3 है। देखो 3 प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स ये जो अकॉर्डिंग टू द रूल, ये √3 ये √3 यानी हमारे लिए b है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब हमें पता है 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 3 3 9, 6 मत लिख लेना, 3 3 9 होता है। ठीक है, माइनस, अब √3 का स्क्वायर, मैंने जब आपको पहले भी बोला था √3 होता है, कभी भी रूट होता है, अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट होता है और ऐसे स्क्वायर दिया हो तो अल्टीमेटली सिर्फ रूट हट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा एज इट इज 3। तो 9 - 3 हो जाए, 9 - 3 की सिंपल 6, 9 - 3 हमें पता है क्या आता है आंसर 6। तो सेकंड का जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 6। ठीक है, सो ये भी आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड में तो डायरेक्ट वो भी एक आइडेंटिटी है, a+b, a+b² सिंपल सी एक आइडेंटिटी है। तो a² + b² + 2ab। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए √5 उसका स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 √5, ये हो गया आपका a और ये b वैसे। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर आपको पता है 5, अब बार बार हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। √2 का स्क्वायर होगा 2। अब यहाँ पे देखो ये 5 है, √5 और √2 ये दोनों वैसे तो एक परफेक्ट पेयर नहीं हो रहे, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है, √5 × √2 तो √10 और आगे 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2 √10। अब देखिए 5 + 2 7 होता है, क्योंकि ये तो नंबर तो प्लस हो सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा 7 + 2 √10। बस इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, ये आपका फाइनल आंसर 7 + 2 √10। ठीक है, अब देखिए लास्ट सिंप्लीफाई में √5 -√2, √5 -√2 और यहाँ पे √5 + √2, यानी ये भी एक आइडेंटिटी हो गई, a - b, a+b, तो a² - b², सिंपल सी आइडेंटिटी है। ठीक है, a² - b²। तो यहाँ पे हम लोग √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हमको पता है 5 और √2 का होगा 2, तो 5 - 2 हो जाएगा 3, सिंपल। तो ये 3 आंसर आएगा। सो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से सिंप्लीफाई कंप्लीट पता चल गया होगा, सिंप्लीफाई आपको कंप्लीट पता चल गया होगा, है ना, सिंप्लीफाई कंप्लीट पता चल गया होगा। अब देखिए मेन जो है ना, ये कई लोगों को ये डाउट था, कई लोगों को ये डाउट था, ये वाले सेक्शन में आप लोगों को डाउट था। यस, इसमें क्या था देखिए, रिकॉल, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ पे जो थोड़ा कट गया है आपको, यहाँ पे मेरा आइकॉन दिख रहा होगा इसलिए, तो मैं जो रिपीट कर रहा हूँ वो देख लीजिए, या तो फिर टेक्स्ट बुक है आपके पास या आप लोगों ने किया होगा तो आपको आइडिया होगा। देखिए रिकॉल जो पाई है इज डिफाइंड, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। दैट इज, ये फॉर्मूला अपने को ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को कहां से है, ये सिंपल है, बहुत इजी है, मैं बताता हूँ। And this seems to contradict the fact that pi is irrational. तो how will you resolve this contradiction? Actually कुछ इसमें है नहीं, समझना ध्यान से। ये पहले तो फॉर्मूला का ही वहां से मैं बताता हूँ। आप सबको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है, ये सर्कल है, ये सर्कल है और इसकी ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री को हम टोटल प्लस करने की एक फॉर्मूला है, वो क्या है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। अब मैं थोड़ा यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2r इंटू पाई में लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या किया, ये 2r 2 × r उसको पहले लिख दिया और पाई को मैं पीछे अलग से लेके गया, लेकिन 2r ये देखो रेडियस का डबल, रेडियस का डबल हमेशा हमें पता है, रेडियस का डबल होता है डायामीटर, आपको पता होना चाहिए। सर्कल है, सर्कल का सर्कल के अंदर रेडियस होता है, जहां से हम उस पूरे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं ना,
तो अगर उसका ट्वाइस करते तो हमें पता है डायमीटर, तो मैं यहाँ पे डायमीटर लिख देता हूं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू डायमीटर इंटू पाई। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आ जाए, ये मल्टीप्लाई में आ गया, मैंने क्या किया 2r की जगह पे अब d लिख दिया, अब मैंने d लिख दिया, अब d इंटू पाई हो गया, ये मल्टीप्लाई में, यहां पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फाइनली c अपॉन d इज इक्वल्स टू पाई। ये फाइनल आ गया। पहले तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आती है, ये फॉर्मूला इस तरीके से है जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ये पहली चीज। अब क्या बोला है, ध्यान से देखना, अब उन्होंने क्या बोला, हमें ये पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल है। पाई हमें पता है 3.14 चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, हमें सबको पता है। एक तरीके से नेवर एंड, वो एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग, और एक तरीके से हम कहेंगे नॉन रिकरिंग, यानी कि इरेशनल नंबर है, पक्का प्योर एक इरेशनल नंबर है। तो फिर ये c अपॉन डी, सी तो पता है ना, सरकमफ्रेंस तो कोई नंबर होता है, एक 50 मीटर, 20 मीटर, 15, कोई एक परफेक्ट नंबर होता है, अपॉन डी डायमीटर भी एक परफेक्ट नंबर होता है, डायमीटर भी एक परफेक्ट नंबर होता है, अपॉन समथिंग हम लोग करते हैं तो डायमीटर भी एक परफेक्ट। तो जब इन दोनों को हम लोग कट करेंगे या फिर लोएस्ट टर्म में लाते या कुछ, तो ये तो रेशनल नंबर बता रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि यहाँ पे तो रेशनल आ रहा है और यहाँ पे इरेशनल आ रहा है, तो ये रेशनल और इरेशनल कैसे एक हुए। अब इसमें अगर आपको जानना हो तो मैंने आपको एक सम करवाया था आज से सेकंड या थर्ड पार्ट में, जहां पे आप लोगों को पता हो 0.9999 वो रिपीट हो रहा था, पता है आप लोगों को, 0.999 ऐसे रिपीट हो रहा था, और उसका आंसर जो है ना, अप्रोक्स उसका आंसर हम 1 लिखते, 1 आता था। ये शायद ऐसा एक सम था जो हम लोग शो दैट आता है ना, शो दैट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू आता था तो इज इक्वल्स टू 1 आता था, और वहां पे पूछा था, ये एक्सरसाइज का सम था, और उसमें पूछा था आर यू सरप्राइज बाय द आंसर। तो ये वही चीज है, ये देखो एक तरीके से मीन्स ये हालांकि रेशनल नंबर था, होता क्या है बहुत ही क्लोज्ड आंसर होता है, तो हम क्या करते हैं अप्रोक्स, हम लोग आंसर ले लेते हैं ना, अप्रोक्स हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी सर्कल का, कोई भी सॉरी कोई भी सर्कल का, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल का आप सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, डायमीटर यानी ऐसे सेंटर में से जो रहा है वो, अगर आप निकालोगे c अपॉन डी, तो जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट नियर टू पाई की वैल्यू आएगा। अगर आप ये पूरा कोई सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का, ये क्या होता है एक्चुअली, ये सारे फैक्ट्स होते हैं, और ये बहुत पहले के बड़े मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स, इन्होंने ये ट्राई करके देखे, ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि तुक्का दे दिया कि c अपॉन डी है उसकी वैल्यू, वैल्यू एग्जैक्टली भी नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू तो एग्जैक्टली होती ही नहीं है ना, पाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 3.14 ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, नेवर एंडिंग लिस्ट है, वो इरेशनल है। लेकिन c अपॉन डी तो कुछ नंबर आएगा, तो वो नंबर बहुत ही क्लोजली पाई से रिलेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग उससे पाई कंपेयर करते हैं, पाई के साथ कंपेयर करते हैं। या तो फिर हम हमारे फॉर्मूला में 2 पाई आर लिखते हैं, वो क्यों 2 पाई आर लिखते हैं, वो मैथमेटिशियंस और बड़े रिसर्चर्स जो हो चुके, उन्होंने उनकी वैल्यू में, सरकमफ्रेंस की वैल्यू में 2 पाई आर क्यों डाला है, बिकॉज वो जो पाई की वैल्यू हम डालते हैं तो बहुत ही क्लोज वैल्यू उसमें से हमको मिलती है, बहुत ही क्लोज। और इसी हिसाब से ये जो c अपॉन डी आया, जब हम इज इक्वल्स टू पाई लिखते हैं, तो ये रेशनल है और इरेशनल कैसे सेम हुआ, एक्चुअली इक्वल नहीं होता, माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, इसीलिए हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं, अकाउंटेबल करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना 0.999999 हम बोलते हैं, तो वो किसके नजदीक, वो 1 के नजदीक, तो हम अप्रोक्स क्या बोलते हैं, 1 बोल देते हैं उसको, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करते हैं ना एक तरीके से, बस ये चीज है। बोलो ये समझ में आया, ये वाला में सबको आई थिंक डाउट था, आई होप, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, बताइए डाउट है, बताइए। बहुत अच्छे, परफेक्ट। सारंग स्टेटमेंट में आप वही लिख सकते हो, स्टेटमेंट में अगर आप लोगों को लिखना हो तो वही लिख सकते हैं कि हम लोग जो है
पाई जो है इसको हम अप्रोक्सीमेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सी अपॉन डी, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी वेरी वेरी मच क्लोज टू द पाई, and hence you can say we can correlate both the terms with each other as they are almost equal to each other. equal, हम exactly equal तो नहीं कहते, बट ऑलमोस्ट माइनर डिफरेंस आ सकता है। तो हम उसको एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि पाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यू नो अप्रोक्सीमेटली एज अ क्वोशिएंट ऑफ, या तो एज अ रेशियो, सॉरी एज अ रेशियो ऑफ सी अपॉन डी, आप लिख सकते हो इस तरीके से। सो आई होप ये अभी आप लोगों को कंप्लीट माइंड में उतर चुका होगा। ओके, सो अब हम लोग आगे, ये वाला ये तो बहुत इजी था, मैंने आपको बताया रूट 9/9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले यूनिट लेना है। यूनिट लेने के लिए हमें पता है कि अगर अगर वन, जैसे यहाँ पे मुझे 9.3 यूनिट्स लेने, 9.3 यूनिट्स में कैसे ले सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे लूंगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, दूसरी एक चीज कई लोगों ने जो मुझे होमवर्क भेजा था उसमें ये जो 9.3 रूट 9.3 जिन्होंने किया था, एक आध दो ने सही किए थे, लेकिन कई लोगों ने फ्री हैंड से किया। फ्री हैंड से मत करो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक मार्क भी नहीं मिलेगा। छोटा सा आर्क भी अगर आप फ्री हैंड से करते हो, बहुत लोगों ने किया है, छोटा सा आर्क को नीचे उतारते ही, मत करो। आप पूरा कंप्लीटली ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स लेके करिए, इक्विपमेंट लेके करिए, वरना नहीं, ये नहीं आएगा। यही तो होता है कंस्ट्रक्शन में, क्या देखते हैं कोई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई एग्जामिनर इतना नहीं देखेगा, देखता है लेकिन इतना नहीं देखेगा। मेनली ही और शी इज कंसर्न रिगार्डिंग द काइंड ऑफ इनपुट जो आप लोगों ने दिया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन देखता है। कई लोगों ने एकदम फ्री हैंड किया, नीचे उतार रहे, ऐसे मत करो भाई, वो मार्क नहीं लेंगे। अब देखो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर, तो मेरे लिए 9.3 यूनिट्स कितने होंगे? तो मैं क्या कर दूंगा, 9.3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने 3 लिया है, कई लोगों ने 4 लिया होगा, तो 4 मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे देखो ये वाला 3 3 जा 9, और यहाँ पे 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27.9। हाँ, अभी आई थिंक कई लोगों का ये डाउट ये भी था कि सर 9.3 तो बड़ा है, 9.3 एक बड़ा नंबर है, तो 2 ले लो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वो भी ना लेना हो तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया है तो भी चलेगा, तो भी चल सकता है। और 9.3 यूनिट्स होंगे तो वो तो उतने के उतने ही होंगे ना, 9.3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही होगा 9.3 सेंटीमीटर। 2 से लोगे तो भी अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है कि आपका स्पेस और आप कैसे बना रहे हो। तो मान के चलो मैंने तो 1 ये लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से आई विल ड्रॉ समथिंग, यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ी एक्सटर्नल लाइन ड्रॉ कर लूंगा, सिंबल। और यहाँ ये भी मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, आपको फ्री हैंड से नहीं करना है, ये स्केल से करना है। ये भी कई लोगों ने फ्री हैंड से किया हुआ था। सो डोंट ट्राई टू टेक द रिस्क ऑफ डूइंग सच थिंग। यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मान के चलो ये मेरा ए है, अब मेरा ए है यहाँ पे, और यहाँ से मैं 9.3 सेंटीमीटर यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ। मान के चलो मेरा 9.3 यहाँ पे किधर आया, 9.3 यहाँ पे आया बी, एक तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 1 यूनिट ले लूंगा, यहां से मैं एक 1 यूनिट, यानी इधर तो मेरा 1 सेंटीमीटर, तो और मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या कर लूंगा, बढ़ा दूंगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, मान के चलो, तो ये हो गया मेरा सी। तो ये मेरा 9.3 यूनिट्स, और ये मेरा और एक 1 यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, ए और सी, नॉट ए बी, ए सी का यहां से लेके ये वाले 2 पॉइंट, ये मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, ए और सी का मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए मेरे को पता है आधे से ज्यादा, आप क्या करोगे, ए से बी तक रख लो पेंसिल, तो वो आधे से ज्यादा ही होता है, तो उसे आर्क लगा दो, कहीं पे भी आर्क लगेगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आर्क लगा दो, यहाँ आर्क लगा लो। अब देखो ये आर्क को मैंने क्या बोला था, अपने को ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पे, अपने को खाली ये जो ऐसा लग रहा है, तो स्केल रख के खाली ये कहाँ कट कर रहा है ना वो देख लो, तो यहाँ कट कर रहा है, मान के चलो ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये हमारा सेंटर, नाम दे दो डी, कोई भी दे सकते हो। फिर क्या करना है, यहाँ पे निडल रख लो, यहाँ पे निडल, और यहाँ पे अपना पेंसिल, और ये आर्क लगा, ऐसे लगा दो, एक तरीके से सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। यहाँ पे रख के ऐसे हम लोग इसे सेमी सर्कल बना रहे, ऐसे, ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। फिर यहाँ पे भी कई लोगों ने फ्री हैंड किया था, फ्री हैंड मत करो, स्केल रखो यहाँ पे, ऐसे स्केल रखो, स्केल हमेशा ऐसे रखोगे तो ये 90 डिग्री तो ऐसे ही हो गई ना, स्केल रखोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है, यहाँ से बी से,
जो इस पूरे सेमी सर्कल को यहाँ पे काटता होगा, जहां कटता है वहां पे। लेकिन कई ने फ्री हैंड किया, फ्री हैंड यानी पेंसिल सीधा ऐसे नीचे, ऐसे मत करो। ये कंपलसरी एक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए। कई आप लोग क्या करते हो कि ऐसे ही फ्री हैंड कर लेते हो। तो यहां से मैंने स्ट्रेट एकदम विद द हेल्प ऑफ स्केल अच्छे से हमने यहाँ पे 90 डिग्री खींच लिया। अब ये जो पॉइंट आया ना, इसको भी नाम दे दो आप, डी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, सॉरी डी तो आ चुका है, एफ नाम दे दो। अब क्या करना है, यहाँ पे अपना नीडल रखना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे नीडल रखना है, ये हमारा नीडल हो गया। यहाँ पे हमारा पेंसिल रखना है, यहाँ पे हमारा पेंसिल रखना है, और ये पेंसिल से इसको ऐसे नीचे उतारना है, ऐसे नीचे उतारना है, ये वाला। तो अब ये जो आया ना, ये हो गया हमारा रूट 9.3, ये हो गया हमारा रूट, ऐसे बड़ा करके रूट 9.3, ये आ गया हमारा आंसर। गॉट इट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना? बता दीजिए, ये कंप्लीट पता चला आप लोगों को? ये कंप्लीट पता चल गया? बहुत लेट देखते हो यार आप लोग, लाइव नहीं देख रहे हो क्या? बहुत लेट आंसर आता है सब लोगों का। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब सिंपल, ये तो रेशनलाइज करना है, ये तो रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में देखो, पहला वाला तो बहुत इजी है। 1/√7, एक ही नंबर होता है तो अपने को यहाँ पे कोई साइन से लेना देना नहीं है, साइन से लेना देना नहीं है। तो डायरेक्ट √7/√7 ऐसे। तो अब देखो, ये √7 × √7, ये तो 7 हो जाएगा, और ये √7 वन जा वही रहता है सेम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √7/खाली 7। बस यहाँ तक आंसर है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए दूसरा, सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या है, 1/√7 -√6। अब देखो मैंने आपको कहा था, जब ऐसे होता है ना, मीन्स पूरा डिनोमिनेटर में कोई भी एक, तो वो पूरे को एक साथ काउंट करते हैं। अब ये माइनस है तो हम प्लस लेंगे, प्लस होता तो माइनस लेते ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, यहाँ पे √7 +√6 यहाँ पे अपॉन √7 +√6 ऐसे। जो चीज आपने यहाँ पे होनी है ना माइनस, ये आपको यहाँ पे प्लस लेना है, ऊपर नीचे सेम नंबर, ये बदलना नहीं है। अब देखो, ये a - b दिख रहा है आपको, a - b, और ये a+b है, ये आपको a - b है और a+b है। तो यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी हो गया, लेकिन ऊपर ये 1 है मल्टीप्लाई बाय, तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया, √7 +√6 ये हमने कर दिया, अपॉन डायरेक्ट √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7, √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6। तो डायरेक्ट ये तो आ जाएगा, 7 - 6 होता है 1। यानी कि अगर आपको लिखना है तो भी लिखो, तो भी राइट, आप नहीं लिखोगे, इतना लिखोगे ना तो भी राइट, इतना लिखोगे तो भी है, क्योंकि अपॉन 1 है ना, अपॉन 1 है इसलिए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर, 1/√5 +√2। अब ऐसा दिया हुआ है, और ये प्लस में, ये प्लस में है, तो अब हम यहाँ पे माइनस में ले लेंगे, मल्टीप्लाई में दोनों को माइनस में ले लें ऐसे, √5 -√2, और नीचे भी वही का वही, √5 -√2। अब देखो ये वाला, ये a+b है और ये a-b है, तो यहाँ भी एक आइडेंटिटी बनेगी कंपल्सरी, इसीलिए तो बनाने के लिए तो हम लोग ये मेथड अपनाते हैं, रेशनलाइज करने का मतलब भी तो ये है। तो ये a+b और ये a-b, तो a² - b², ऊपर तो 1 है, तो ये डायरेक्ट ये पूरा मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, √5 -√2। अब नीचे देखो, 5, ये √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। अब देखो यहाँ पे 5 - 2, ये तो हम काउंट कर सकते हैं, 5 - 2 क्या होता है, 3। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर, रेशनलाइज का फाइनल आंसर। गॉट इट? एंड फाइनली 1/√7 √7 -2, ये हो गया √7 -2। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि ये माइनस है, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, और ये पूरा ऐसे नहीं कि खाली √7, इसमें आपको अकेला ये दिख रहा है तो हम यहाँ पे √7, ऐसे नहीं, पूरा एक टर्म। अगर ऐसा होता, √7 अकेला होता ऐसा, तो हम एक ही टर्म लेते, लेकिन ये दोनों टर्म हमको साथ में लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे √7 +2,
यहाँ पे भी √7 + 2। तो अगेन यहाँ पे ऊपर तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √7 + 2, और यहाँ पे 7, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और ये 2 का स्क्वायर, अब ये 2 का स्क्वायर 2 नहीं होगा 4 होगा, क्योंकि ये तो एक परफेक्ट नंबर है इसीलिए उसका स्क्वायर पॉसिबल है। √7 का तो 7 ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 - 4, 7 - 4 हमको पता है 3 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3। अब आपको तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर। बताइए रेशनलाइज में कोई प्रॉब्लम है? रेशनलाइज, ये रेशनलाइज होता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए रेशनलाइज में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो हमारा मेनली तो वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब तो मेन यही था। अब लास्ट यहाँ पे आ जाते हैं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे वो नॉर्मल इंटीजर्स के बारे में, अब रियल नंबर, ठीक है, रेशनल इरेशनल दोनों आ सकते हैं रियल नंबर्स। देखिए ये रूल तो आपको याद होंगे ही, ये छोटे क्लास के। अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, ए रेस टू कुछ हो मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन होता है। अब ये बेस सेम होता है, 8 में आता था लास्ट लास्ट एक्सपोनेंट एंड पावर, तो हम क्या करते थे ए उसको एज इट इज रखते थे, ऊपर वाले को प्लस करते थे ऐसे। उसी तरीके से अगर डिवाइड होता था ऐसे, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, या तो फिर ऐसे लिखा होगा फ्रैक्शन में, ए रेस टू एम, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ऐसे लिख, या तो फिर ऐसे लिखा, दोनों सेम होता है। तो हम इसको कैसे करते थे, ए और यहाँ पे हो जाता था सिंपल m - n, सिंपल यही होता था। फिर उसके बाद ये दो रूल तो कॉमन थे, फिर ए रेस टू एम है और होल रेस टू एन होता था, होल रेस टू एन होता, तो हम क्या करते थे ए रेस टू एम एन, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे, ये वाले को रेस टू का रेस टू जो होता था उसे। और दूसरा अगर बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, ऐसे ये देखो बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट रेस टू एम ये दोनों सेम है, तो हम क्या करते थे ए इंटू बी, ये दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करा देते और होल रेस्ट कॉमन रेस टू एम ले लेते थे हम तो, ठीक है। ये एक ही है, ए बी लिखो या ए इंटू बी एक ही होता है। तो ये नॉर्मल से आप लोगों के कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे। अब देखिए मैं आप लोगों को अब एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई ये दिया हुआ है अपने को 2⁻3, यहाँ पे देखो 2⁻2/3 सॉरी इंटू 2⁻1/3, ये देखो दोनों सेम बेस है, दोनों सेम, तो हम डायरेक्ट ये एक्सपोनेंट का क्या कर देंगे प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा 2⁻2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों 3 और 3 है ना, तो डायरेक्ट 2 + 1 3 ऊपर, तो 2⁻3/3, 3/3 का मतलब क्या होता है 1, ये रेस टू कट हो जाता है ना तो 1 होता है, रेस टू 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इसका मतलब नहीं जीरो नहीं होता, ये 1 कहलाता है। अब 2⁻1 तो 2 ही होता है, उसको दो को एक ही बार आपको रेस टू करना है तो 2 ही होता है, तो इसका आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3⁻1/5 ये दिया हुआ है, 3 और होल रेस टू 4 दिया हुआ है सेकंड का। तो इसमें सिंपल देखो कट होता है तो ठीक, कट यानी कि अगर ये जो एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट दिए ना, अगर कट होते तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कट होगा क्योंकि ये 4 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो सिंपल इतना होगा 3⁻1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय, अभी हमेशा न्यूमरेटर में जाता है, अगर ऐसे फ्रैक्शन वाला सम हो ना यहाँ पे तो ये न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये 4 वन जा 4, 4/5, तो फाइनल आंसर इतना ही आएगा 3⁻4/5। इसको फिर सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक रखना है आपको, ये सिंप्लीफाई कर दिया आपने। उसके बाद थर्ड वाला देखिए 7⁻1/5 और यहाँ पे है 7⁻1/3, इस तरीके से दिया। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है सेम बेस है, लेकिन ये डिवाइड में है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, सिंपल सा है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे 7 होल रेस टू यहाँ पे पूरा 1/5, 1/5 माइनस 1/3, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस होता है, वो तो हमको पता ही है, और डिवीजन है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, सेम नहीं है, एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 15, 5 3 जा 15, सिंपल सा। यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ऐसे। ये आपको समझ में आया ना, ये 5 3 जा
तो यहाँ पे भी 1 3 जा, तो ये हो गया 3 माइनस 3 5 जा, तो 1 5 जा 5। अब 3 माइनस 5 तो नेगेटिव में आंसर आएगा, 7 रेस टू -2/15 ऐसा आंसर आएगा। अब देखो जब भी माइनस में आंसर आता हो ना, रेस टू की बात कर, यहाँ पे माइनस होता तो कोई लेना देना नहीं है, नंबर के आगे माइनस होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा आंसर आता है, ये राइट ही है, लेकिन इसका और एक सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम कहते हैं तो उसको क्या करने का, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, ऐसे 1 अपॉन अपॉन में चला जाएगा 7 2 रेस टू 15 ऐसे कर देने का, तो आपको ये आंसर सही मिलेगा। एक्चुअली यहां तक लाए आप सही है, लेकिन ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए 1/7/2 रेस टू 15 ऐसे कर देने का। ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस, माइनस आता है तब भी करने की जरूरत है, हर एक केस में जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 2/15 होता तो करने की जरूरत नहीं है, माइनस है इसलिए हम इसको नीचे लेके आए। दूसरी एक चीज मैंने अभी आपको कहा, अगर ऐसा भी आंसर आता है -7 रेस टू 2/15 तो भी इसको करने की जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। सिर्फ यहां माइनस नहीं होना चाहिए, रेस टू में माइनस नहीं होना चाहिए, रेस टू में माइनस आता है तो आपको उसको नीचे ले जाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो प्लस हो जाएगा। अब लास्ट है 13 1/5 इंटू 17 1/5 ऐसे। तो सिंपली अपने को देखो, यहाँ पे भले बेस अलग अलग है लेकिन ये तो सेम है, ये तो सेम है, रेस टू जो हम बोलते हैं ना एक्सपोनेंट, तो सिंपल क्या कर देने का, 13 × 17 होल रेस टू 1/5। फिर इसका जो भी आंसर आए, जो भी 13 × 7 जो भी आंसर आएगा, रेस टू 1/5, रेस टू 1/5 जो आंसर तो लाना पड़ेगा, इतना रख के मत रख देना, जो भी पीछे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, 13 × 17 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 10 जा 170 वैसे कर देते हैं, देखो 17 10 जा 170, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो यहाँ पे 1 2 12 और ये 2 to 1 रेस टू 1/5 यहाँ पे आंसर आएगा, 2 to 1 रेस टू 1/5। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, यस 2 to 1 रेस टू 1/5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आप लोगों का कुछ रूल्स है, ये आपको याद रखने रहेंगे। अब फाइनल एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब ये 64 रेस टू 1/2 लिखा है ना, इसको सिंप्लीफाई कर, ये फाइंड बोला है, 64 ऐसा दिया है, फाइंड बोला है, तो या तो दो तरीके, देखो इसको सॉल्व करने के दो, लेकिन ये एक्सपोनेंट के तरीके ना, जब भी 1/2 होता है ना, ये 1/2 उसका मतलब होता है अंडर रूट, याद रखना उसका मतलब होता है अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट कहते हैं ये एक तरीके से। 1/3 होता है तो वो क्यूब रूट कहलाता है ऐसे, ठीक है। सो 64 है, लेकिन हम लोग एक्सपोनेंट से जाते हैं। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आना चाहिए, 60 छोटे क्लास में सीखा था ऐसे, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 रेस टू 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2, यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, हाँ 2 रेस टू 6 ये पूरा होल रेस टू 1/2। मैंने पहले क्या किया, ये जो 64 था ना, 64 उसको मैंने ब्रेक डाउन किया 2 रेस टू 6 में। देखो 64 था, मैंने पहले उसको ब्रेक, 1/2 को मैंने अभी छुआ नहीं है, अभी मैंने छुआ उसको एज इट इज रखा है। पहले 64 को मैंने किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 2 के पावर का है, 2 रेस टू 6। अब हमें पता है ये m है और ये n है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते, 2 रेस टू 6 इंटू 1/2। मैंने अभी आपको बताया था ये हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा, 6 1 जा 6 होता है और ये डिनोमिनेटर में जाता है, लेकिन यहाँ पे कटते हैं, यहाँ पे कटेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ऐसे। तो यहाँ पे तो नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो 3 3 इंटू 1 3 होता है, तो यहाँ पे 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 3 का मतलब तो हमको पता है 8, 2 रेस टू 3 का मतलब तो हमको पता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सिंपल। ठीक है, और दूसरी एक चीज जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे करना मत, ये शॉर्टकट है, 64 1/2 मैंने अभी बोला इसको अंडर रूट बोलते हैं हम लोग, तो अंडर रूट ऑफ 64 क्या आता है 8, 8 8 जा 60, अभी हमारा आंसर 8 ही आ रहा था, ये शॉर्टकट है, तो ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। उसी तरीके से 32 रेस टू 1/5, अभी मैंने 32 किया था, 64 का एक कम कर दो ना, तो 2 रेस टू 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 रेस टू 5
होल रेस टू 1/5। तो देखो अब का बार बार थोड़ा लंबा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट होता है, 5 और 5 कट हो गए, ये 5 और 5, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा, हमेशा न्यूमरेटर में जाता है अगर फ्रैक्शन होता है तो, और ये डिनोमिनेटर 5 5 कट, तो क्या बचा 1, तो 2/1, तो 2 होता है अकेला, अकेला 2 होगा। ओके, एंड फाइनली 125, ये देखो 125 रेस टू 1/3 ऐसे। अब हमको पता है 125 जो है 125 वो 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25, 25 3 जा 125, तो ये मैंने कर दिया 125 कोई खाली 5 और ऊपर उसके ऊपर 1/3 है ऐसे 1/3। तो अगेन ये 3 और ये 3 गॉट कैंसल, तो आंसर 5/1, तो आंसर आ जाएगा अकेला 5 यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है बताइए, ये भी मैंने आपको क्लियर कट कंप्लीटली समझा दिया, इसमें कोई डाउट है बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक एक सम करवाया मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, एक एक सम, एक एक एक्सरसाइज, एक एक ट्राई दिस, अगर एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेक यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर इतने में भी अगर नहीं कर सकते तो इट इज योर लॉस। एनीवेज अब देखो 9/3/3/2 है, 9/3/2 है। तो पहले तो हमको पता है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 × 3 का, यानी 3/2 का। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 3/2, 9 का मतलब क्या होता है 3/2 होगा ना, 3 3 जा 9, और 9 के ऊपर 3/2 उसको भी लिख दो ऐसे 3/2। अब देखो मैंने अभी बोला था ये 2 जो होता है वो न्यूमरेटर में जाता है हमेशा, अगर फ्रैक्शन वाले सम होते हैं तो न्यूमरेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 है, न्यूमरेटर में भी 2 हो जाएगा, तो यहीं काट देते उसको, जा ही ना सके। तो आंसर आएगा 3/3। अब 3/3 तो हमको आना चाहिए, 3 × 3 यानी 9, 9 3 जा 27, तो ये आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। उसी तरीके से 32, 32 रेस टू 2/5 ऐसा दिया है सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब 32 का मतलब क्या होता है, 2/5 अभी हमने किया था, और होल रेस टू 2/5 ऐसे। तो इसमें भी क्या होगा, ये 5 और ये 5 कट हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर का है और ये न्यूमरेटर का है, तो बचेगा क्या, अकेला 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2/2, 2/2 आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद 16 देखो, 16/3/4 ऐसे। तो इसको मैं 16 को तो ऐसे लिख सकता हूँ 2/4 होल रेस टू 3/4, क्योंकि 16 को देखो 2/4 लिख सकते हैं, ये 16 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 और ये 4 गॉट कैंसिल, तो यहाँ पे 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है 8, सिंपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 125, 125 ध्यान से देखना ये वाले क्वेश्चन में, 125 आप लोगों को जैसे दिया हुआ है 125 रेस टू -1/3, रेस टू -1/3। पहले इसको आप चाहो तो पहले सॉल्व करके फिर नीचे लेके जा सकते हो, या तो फिर पहले से आपको नीचे लेके जाना हो तो पहले से, तो इसको पहले तो हम नीचे लेके जाते, चलो तो गलती ना हो। 125 अब ये हो जाएगा +1/3, समझ में आया ना, ये माइनस था, -1/3 था। अगर ये प्लस होता जैसे ये दूसरे 3 है तो मैं उसको एज इट इज न्यूमरेटर में ही रखता, ऊपर ही रखता, लेकिन ये माइनस है तो इसका एक करेक्ट फॉर्म होता है, उस हिसाब से मैं उसको नीचे लेके आया, प्लस कर दिया मैंने ये वाला। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये एक्सपोनेंट का माइनस हो तो ही नीचे ऊपर लेके आना है, यहाँ पे आगे कोई नंबर के आगे माइनस प्लस हो ना तो ऐसी गलती मत करना, उसको एज इट इज रखना। तो यहाँ पे अब हमको पता है 125 फाइव का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे 1 ये वाला 5 का क्यूब और होल रेस टू 1/3, होल रेस टू 1/3। अब हमें पता है ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाते हैं न्यूमरेटर, तो ये अकेला रह जाएगा 5/1, तो 5 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा अकेला 1/5, आंसर आ जाएगा अकेला 1/5, ठीक है। सो आई थिंक ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ये चारों चार आ गए समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। बहुत अच्छे।
अब लास्ट एक आ गए हम लोग ये वाले पे, 2 रेस टू 2 अपॉन 3 इंटू 2 रेस टू 1 अपॉन 5। अब ये दोनों डिनोमिनेटर देखो, अरे सॉरी बेस देखो, बेस सेम है यहाँ पे, ये जो बेस जो है वो सेम है, वे बेस सेम है, तो हम डायरेक्ट ये क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंट का प्लस कर देंगे ऐसे, 2 रेस टू 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। अभी मैंने कहा 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा 15, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 2, और यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 15, टोटल आ जाएगा 15। देखो 3 फाइजा करना पड़ेगा तो ऊपर 2 फाइजा, तो मैंने ये 2 फाइजा कर दिया, 5 थ्रीजा करना पड़ेगा मुझे, 5 थ्रीजा यहाँ पे, तो ऊपर 1 था तो मैंने कर दिया 1 थ्रीजा, मैंने कर दिया 1 थ्रीजा, और टोटल तो 15। अब देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 रेस टू, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 तो 13, और पूरे के नीचे आ जाएगा 15, पूरे के नीचे 15, तो ये आंसर हो जाएगा 2 रेस टू 13 अपॉन 15। बस इतना आंसर लाना है, इससे ज्यादा आपको आंसर लाना नहीं है। ये सिंप्लीफाई था, देखो इसको सिंप्लीफाई का मतलब ये फाइंड था, ये देखो ये फाइंड था, फाइंड का मतलब इसकी वैल्यू ढूंढो, इवेल्युएट होता है, आपने देखा होगा ना क्वेश्चन पे जब इवेल्युएट फाइंड, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसा जो होता है सिंप्लीफाई, तो ये नॉर्मल सा रूल्स लगा के सिंप्लीफाई, तो ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। गॉट इट। अब देखिए 1/3, 1/3, 3 रेस टू 3 है अपॉन में, होल रेस टू 7। अब इसमें तो कोई देखो ना, तो यहाँ पे बेस सेम है तो कोई माइनस माइनस करे, कोई प्लस, ऐसे तो सिंपल हम डायरेक्ट खाली इनको दे देते हैं 1 रेस टू। अब देखो एनीथिंग रेस टू, सॉरी 1 रेस टू एनी नंबर, 1 के ऊपर आप कोई भी नंबर बिठा दो तो वो 1 ही रहने वाला है, उतने टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो पहले वाले का तो 1 ही लिख देते हैं, लेकिन नीचे जो है 3 रेस टू 3 उसको चला जाएगा 7। ऐसे तो ये 7 1 को भी जाता है और ये 7 इसको भी जाएगा, लेकिन 1 रेस टू 7 जो होता है वो 1 रहता है, और ये पूरा रेस टू 7। अब देखो 7 ये कट तो होने वाला नहीं है, कट तो होने वाला क्योंकि फ्रैक्शन तो है नहीं, 7 फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 7 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1/3 रेस टू 21, 1/3 रेस टू 21, ठीक है, 1/3 रेस टू 21, ये आपका सेकंड का आंसर। थर्ड में अब चाहो तो वो 3 रेस टू 21 आया ना अभी अपना, 1/3 रेस टू 21, अगर आप कोई ऐसा भी सॉल्व करता है 3 रेस टू -21 तो भी सही है, लेकिन ये एक तरीके से माइनस हटा के हम उसको नीचे लेके आते तो अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। दूसरा यहाँ पे देखिए 11 रेस टू 1/2, 11 रेस टू 1/2, और ये है 11 रेस टू 1/4, 11 रेस टू 1/4, दोनों ही 11 बेस सेम है, तो ये और ये डिवीजन में, डिवीजन अपॉन फ्रैक्शन में डिवीजन, तो डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 11 1/2 माइनस 1/4। अब हमें पता है 2 और 4 का एलसीएम करते हैं तो 4 आता है, 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो ये तो 4 है, तो यहाँ 4 करने के लिए 2 2 जा, तो 1 2 जा, तो यहाँ पे हम लोग 11, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 और पूरे के नीचे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 रेस टू 1/4, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, 11 रेस टू 1/4, ये फाइनल आंसर 11 रेस टू 1/4, ठीक है। अब देखिए लास्ट, लास्ट आप लोगों का 7 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेस टू 1/2, ठीक है, 7 रेस टू इज इक्वल्स टू, अब देखो बेस दोनों अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो वो वाला रूल बन जाएगा, डायरेक्ट अंदर वाले को माइनस कर दो, 7 8 जा, ऐसे 7 8 जा, और इसको हम कर देंगे 1/2, ऐसे करेंगे। 7 8 जा हमको पता है 56 होता है, 7 8 जा 56, तो आंसर आ जाएगा 56 रेस टू 1/2, बस ये आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर 56 रेस टू 1/2।